हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक 8 से लेकर 15 जून तक की करंट अफेयर्स। तो 1 से लेकर 7 तक हो चुके हैं। जुलाई पूरा कंप्लीट हो गया है। अगस्त के 2 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम कंप्लीट करेंगे 8 से लेकर 15 जून तक। और एक बार जून फिनिश हो जाए उसके बाद फिर दोबारा से पूरा रिवीजन। फिर हम अगर देखेंगे कि पीछे क्या करना है, कितना करना है। पर इसको करने के बाद अगस्त, जुलाई और जून दोबारा से रिपीट होगा, क्योंकि रिवीजन ही है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ो और 10 चीज़ को एक बार पढ़ो, बहुत डिफरेंस है। तो फिर चलता है। तो फर्स्ट 8 से लेकर के 15 जून 2022। सॉरी फॉर द बैड थॉट, पर थोड़ी तबीयत ऐसी है। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है? सबसे पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो बेसिकली जापान की कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पीक कारपेट टाइप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इंस्टॉल किया है लार्जेस्ट एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट कारपेट टाइप कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, चलो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने, लेकिन ये इंस्टॉल कहाँ पे किया है? तो ये इंस्टॉल किया है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम में भी मनेसर फैसिलिटी में। कौन सी फैसिलिटी में? मनेसार फैसिलिटी में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो ये मनेसार फैसिलिटी है, ये प्रोड्यूस करेगी 28,000 मेगावाट पर एनम ऑफ सोलर पावर। हर साल 28,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करेगी। सोलर पावर, फाइन, ओके, दैट इज इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 2 पर। तो एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। क्या है एक्सरसाइज का नाम? खान क्वेस्ट 2022। और ये 14 दिन की लंबी एक्सरसाइज है, 14 डे लॉन्ग एक्सरसाइज है। ठीक है, 14 डे लॉन्ग एनुअल मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। एनुअली होने वाली, हर साल होने वाली मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मतलब शांति बनाए रखने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। और जो कमेंस हुई थी 6 जून को। अब इम्पोर्टेंट ये है कहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज? तो ये एक्सरसाइज हो रही है मंगोलिया में। ठीक है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? मंगोलिया में हो रही है। मंगोलिया में नियर उलान बटार के पास में ये मंगोलिया में एक्सरसाइज हो रही है। और इस एक्सरसाइज को होस्ट कौन कर रहा है? जब ऑब्वियसली अगर मंगोलिया में हो रही तो होस्टेड बाय मंगोलिया ही होगा। ठीक है, तो मंगोलिया इसको होस्ट कर रहा है। और ये 6 जून से लेकर के 20 जून तक ये एक्सरसाइज चलेगी। 14 डे लॉन्ग एक्सरसाइज है। और इस साल ये 20th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 20th एनिवर्सरी है। मतलब 20th एनिवर्सरी है मंगोलिया का। जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मंगोलिया ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का जो इनका वो चल रही है कैंपेन,
शांति बनाए रखने के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मंगोलिया ने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका 20th एनिवर्सरी है, ठीक है। और या ये 20th एडिशन इसका नहीं है, 20th एनिवर्सरी है मंगोलिया के कंट्रीब्यूशन की टूवर्ड्स यूनाइटेड नेशन का, जो ये है, ठीक है। लेकिन जो इसका एनिवर्सरी है इसके डिप्लोमेटिक टाइज की, तो 2021 जो है उसका है कि ये 66th एनिवर्सरी है इंडिया एंड मंगोलिया, उनके रिलेशनशिप की, और जब से वो आपस में टाई अप करने लगे। सो दिस इज द 66th डिप्लोमेटिक टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक इंडेक्स आया है, और दिस इज बाइनियल इंडेक्स। व्हाट इज बाइनियल? जो 2 साल में 2 बार हुए, ठीक है। एनुअली मीन्स एक बार, बाइनियल मीन्स 2 बार। सो बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो ये इंडेक्स रिलीज हुआ है, दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड, एंड इस इंडेक्स को बेसिकली एनालाइज किया है किसने? रिसर्चर्स ने एनालाइज किया है, जो येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, येल के एंड कोलंबिया के। इसमें इसके रिसर्चर्स ने इसको पूरा एनालाइज किया, पूरा प्रिपेयर किया है। इस रैंकिंग के हिसाब से इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 188, विच इज़ द बॉटम अमंग्स द अदर कंट्रीज। 188 पोजीशन पे इंडिया आया है, और 188 रैंक आई है, जो बॉटम मोस्ट रैंक है, ठीक है। और इसका स्कोर आया है 18.9, 18.9। दिस इज द बॉटम मोस्ट रैंकिंग, ठीक है। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है डेनमार्क ने, टॉप किया है, डेनमार्क ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। एंड ये किस उसमें हुआ था? मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री के इसमें हुआ था, मोस्ट सस्टेनेबल, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल कंट्री कौन सी है? तो उसमें इंडिया की रैंक 180th आई है, फाइन। और सेकंड पोजीशन पे आया है डेनमार्क, सॉरी, सेकंड पोजीशन पे आया है यूनाइटेड किंगडम, फाइन, दैट इज इट। और पाकिस्तान की भी रैंकिंग इंडिया से ज़्यादा अच्छी है, जैसे इसकी 180th है, तो पाकिस्तान की 176 है, ठीक है। बांग्लादेश की 177 है। तो इंडिया की मतलब वर्स्ट रैंकिंग आई है इसमें, बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये ईपीआई के नाम से आप याद रख सकते हैं, ईपीआई, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, हमने तीसरा कंप्लीट किया। फोर्थ न्यूज़ इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल किसका? हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक अप्रूवल मांगा था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अप्रूवल मांगा था अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट से। किसके लिए मांगा था? फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए, किसके अपॉइंटमेंट के लिए? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है आलोक कुमार चौधरी, आलोक कुमार चौधरी, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 2 years, 2 साल के लिए उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। इसके लिए डिप्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट से अप्रूवल मांगा है, और ये इफेक्टिव हो जाएंगे। आलोक कुमार चौधरी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 30 जून, 30 जून से अपने काम पे लग जाएंगे। और वो क्या करने वाला है?
वो रियल बिजनेस और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे बेसिकली। जो अभी ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई है एसबीआई में। और वो किस किस को कौन से एरिया को संभालेंगे? रिटेल बिजनेस को वो संभालेंगे और ऑपरेशंस को, रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशंस को वो हैंडल करेंगे। ओके। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गए, पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है इन्होंने अश्वनी भाटिया। अश्वनी अश्वनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके। अश्वनी भाटिया जो होल टाइम मेंबर बन गए हैं सेबी के, उनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है सेबी में। पहले वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई में, और उनका अपॉइंटमेंट हुआ है होल टाइम मेंबर के लिए सेबी में। ठीक है। तो जो आलोक कुमार चौधरी का अपॉइंटमेंट हुआ है, अब एसबीआई के पास 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। और उनको हेड कौन करता है? उनको हेड करता है चेयरमैन। चेयरमैन उनको हेड करता है। ठीक है। तो कौन कौन से? एक तो हो गया आलोक कुमार चौधरी, फिर एक है सी एस शेट्टी, सी एस शेट्टी है एक है स्वामीनाथन जानकीराम, स्वामीनाथन जानकीराम। ओके। और तीसरे हैं अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी। और चौथे तो अभी हो ही गए आलोक कुमार चौधरी। क्लियर है? ठीक है। और जो चेयरमैन कौन है एसबीआई के? दिनेश कुमार खरा जी, दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1955 में। इसमें इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने क्या किया है? रीस्ट्रक्चर कर दिया है उसकी एडवाइजरी कमेटी को, रीस्ट्रक्चर्ड। सेबी हैज़ रीस्ट्रक्चर्ड इट्स एडवाइजरी कमेटी। बहुत सारी एडवाइजरी कमेटीज़ को या फिर नॉन एडवाइजरी कमेटी को रीस्ट्रक्चर करता है सेबी। तो ऐसा है इस वाले इसमें किया है। एडवाइजरी कमेटी जो म्यूचुअल फंड के लिए बनाई गई थी, उसको रीस्ट्रक्चर किया है। और बेसिकली जो ये एडवाइजरी कमेटी है, ये सेबी को एडवाइस करती थी ऑन इश्यूज, उन सारे इश्यूज पे जो रिलेटेड है रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर एंश्योरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, एंश्योर करने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। और इसमें जो है ये एडवाइजरी कमेटी है, 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी होती थी, 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी होती थी। और इसको चेयर कौन करता था? उषा थोराट, उषा थोराट उसको चेयर करती थी। और उषा थोराट जो थी वो कौन है? फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई की, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है, और वो इनको हेड करेंगी। और बेसिकली ये कमेटी सेबी को एडवाइस करती थी वो सारे इश्यूज से रिलेटेड जो रिलेटेड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से। ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमने 5 तक कंप्लीट किया। 5 तक किया, 4 तक किया, अच्छा 5 तक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख लो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, करती रहती है इंडिया कुछ ना कुछ। इंडिया कैरिड आउट अ नाइट लॉन्च, एक नाइट लॉन्च निकाला है। किस चीज़ का नाइट लॉन्च निकाला है? नाइट में लॉन्च कर रहे तो ऑब्वियसली कोई मिसाइल विसाइल ही लॉन्च कर रहे होंगे।
तो मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4, अग्नि 4 फायर, ठीक है। और पूरा नाम क्या है, IRBM, दैट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाइट लॉन्च हुआ है और कहाँ से किया गया है, उड़ीसा से किया गया है, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका लॉन्च हुआ है। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और रेंज इंपॉर्टेंट होती है मिसाइल्स की जो भी लॉन्च होती है, तो 3500 से लेकर के 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ओके। और बेसिकली ये फोर्थ है अग्नि सीरीज में, मिसाइल्स की जो अग्नि सीरीज जो चल रही है उसकी फोर्थ है ये, अग्नि सीरीज की फोर्थ एडिशन है, फोर्थ। ओके। और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डिज़ाइन जो है और डेवलप जो है वो किया है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज इट, नथिंग मोर, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 7। इट इज रिलेटेड टू 18th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, महाराष्ट्र। आई विल डू दिस ऑल्सो इन 2 पार्ट्स, तो उससे अपलोड में इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो जो ये 18th एडिशन है इस मीटिंग का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग, इसको चेयर किया है सीएम ने, सीएम उद्धव ठाकरे ने, ठीक है। जून में तो वही थे सीएम, अब तो चेंज हो गए, एक नाथ शिंदे जी बन गए। और इन्होंने अप्रूव किया है 12 नई कंजर्वेशन रिजर्व्स को, 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स को अप्रूवल मिला है, कंजर्वेशन रिजर्व्स को अप्रूवल मिला है। और ये जो 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स है ये है कहाँ पे, 692.74 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये 12 नए कंजर्वेशन रिसोर्सेज रिजर्व्स फैले हुए हैं। और ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर करते हैं जिनका एरिया 303 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो ये 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र की वो भी कवर करेंगे जिनका टोटल एरिया 303 स्क्वायर किलोमीटर है, और बाकी एरिया तो कवर करेंगे ही करेंगे। ओके। इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो बेसिकली वो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है महाराष्ट्र की, दैट आर द एक्सटेंशन ऑफ लूनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लूनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। कोलामारका, कोलामारका जो है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली, ठीक है। और है फिर मुक्ताई, मुक्ताई भवानी, ओके, जो है जलगांव में, कहाँ पे है, जलगांव में। तो जो महाराष्ट्र है वो पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है वाइल्ड लाइफ हैबिट विद द नएगांव पीकॉक सेंचुरीज इन बीड डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। लिखूं, सुन तो लिया, महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को विद नएगांव पीकॉक सेंचुरी, नएगांव पीकॉक सेंचुरी के साथ।
डिक्लेयर किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। न्यूज़ नंबर 8 क्या है, 8th न्यूज़ क्या है। तो एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से इसका जो 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है, किसका आया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2021-2022 के लिए, जिसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके हिसाब से जो टॉप रैंकिंग स्टेट आया है, टॉप रैंकिंग स्टेट आया है, वो आया है तमिलनाडु। कौन सी कैटेगरी में, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में। और सेकंड पोजीशन पे आया है गुजरात। ओके, एंड थर्ड पोजीशन पे आया है महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन पे आया है महाराष्ट्र। ओके, फाइन। और जो जितने भी, ये तो हो गए लार्जर स्टेट्स की बात। सो दिस इज ओनली इन द कैटेगरी ऑफ लार्जर स्टेट्स। इफ यू टॉक अबाउट स्मॉलर स्टेट्स एंड वी कुड फाइंड आउट, यू नो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑन टॉप। सो स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है गोवा ने, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आया है मणिपुर एंड थर्ड पोजीशन पे आया है सिक्किम। थर्ड पोजीशन पे कौन आया है, सिक्किम। देखिए इसने टॉप किया है, टॉप्ड। फाइन, इसी में ही यूनियन टेरिटरी का भी देख लेता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो यूनियन टेरिटरीज का देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज, इसमें जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑन टॉप, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की रैंक आई है फर्स्ट, दिल्ली की रैंक आई है सेकंड एंड चंडीगढ़ की रैंक आई है थर्ड यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। न्यूज़ नंबर 9 क्या है, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद जो है गुजरात में, उसने किसके साथ मिलकर के, इंडियन एग्री लैंड मार्केट प्लेस के साथ, एग्री लैंड मार्केट प्लेस के साथ मिलकर के, मार्केट प्लेस, ठीक है। और इस मार्केट प्लेस का नाम क्या है, एस फार्म्स इंडिया, एस फार्म्स इंडिया ये नाम है। और IIM अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया, जो इंडिया का एग्री लैंड मार्केट प्लेस है, उसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, इसालपी, इसालपी लॉन्च किया है। अभी इसालपी क्या है, इसालपी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड प्राइस इंडेक्स है। क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड प्राइस इंडेक्स, लैंड के जो प्राइस का इंडेक्स। अब इसालपी की फुल फॉर्म क्या है, इसालपी की फुल फॉर्म है, आई का मतलब IIM अहमदाबाद, ठीक है। एस तो ऐसे ही है, एस का मतलब है एस फार्म्स इंडिया, इसका नाम एस फार्म्स इंडिया। ए का मीनिंग एग्री, ठीक है। एल का मीनिंग लैंड, पी का मीनिंग प्राइस, आई का मतलब इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज इसालपी, तो इसालपी को फॉर्म किया गया है। और बेसिकली ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल्ड डाटा देगा एग्रीकल्चर लैंड के प्राइसेस का, ठीक है। इट विल रिकॉर्ड डाटा and it will provide quality controlled data, quality controlled data। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 10th पे। 10th न्यूज़ इज रिलेटेड टू, इंडिया ने एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया है। और किसके साथ मिलकर किया है, पोलैंड के साथ मिलकर के किया है। सो पोलैंड के साथ मिलकर के इंडिया ने एक म्यूचुअल
लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन किया है, और इसका पूरा नाम क्या है, MLAT, दैट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। और किस पे किया है, ऑन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स पर ये MLAT साइन हुआ है इंडिया और पोलैंड के बीच में। और इस ट्रीटी का बेसिकली एम होगा टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस, इनहेंस कर सके, बढ़ा सके इफेक्टिवनेस किसकी, इंडिया की भी और पोलैंड की भी इफेक्टिवनेस इन्वेस्टिगेशन के केसेस पर, इन्वेस्टिगेशन के केसेस पर एंड प्रोसिक्यूशन के केसेस पर ऑफ वेरियस क्राइम, जो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, और वो उसको हम हैंडल कर सकते हैं कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से। हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कोऑपरेशन से एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। तो जो पोलैंड है वो 45th कंट्री बना है, 45th कंट्री बना है जिसने MLAT साइन किया है, MLAT साइन किया है नई दिल्ली के साथ मिलकर के ऑन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स पर। ये CM नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर्स। लिख देती हूँ बाद में, फिर नहीं तो जब रिवीजन करते हैं तो ऐसे कंफ्यूजन रहेगा। क्रिमिनल मैटर्स, ओके फाइन। तो ये 45th कंट्री बनी है ऐसा एग्रीमेंट इंडिया के साथ करने वाली। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 11 पे। तो 11th न्यूज़ क्या है, 11th न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, इसका लॉन्च हुआ है। एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के किया है। और इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, ये इसका नाम है। और किसके साथ कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके। और बेसिकली इससे क्या होगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू होगी बिटवीन वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड इंडियाज इंडिजीनियस कार्ड स्कीम, ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इनिशिएट होगी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ओके फाइन। और बेसिकली इस पार्टनरशिप का एम होगा इनोवेटिव एज वेल एज कस्टमाइज्ड बेनिफिट्स ऑफर करना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर। अब चलते हैं, ये हमने 11 कंप्लीट किए, ठीक है। सो अब चलते हैं 12th न्यूज़ पर। 12th न्यूज़ इज रिलेटेड टू चाइना, चाइना से रिलेटेड है। तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 3 एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली क्या किया है, लॉन्च किया है। अब उसमें से एक विमेन एस्ट्रोनॉट भी है और 2 मेल एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है। और चाइना ने लॉन्च किया है किसके लिए, 6 महीने के मिशन पे गए हैं ये 3 एस्ट्रोनॉट्स, 6 मंथ के मिशन पे गए हैं। अब गए कहाँ हैं, टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने चाइना के तियांग गोंग स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने गए हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने गए हैं, ठीक है। और कहाँ पे बने, लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, ओके। और दैट इज इट।
और इसको कहाँ से लिफ्टेड किया गया था, इसको लिफ्ट कहाँ से गया गया था, नॉर्थ वेस्ट चाइना से किया गया था। और जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन हो रहा है चाइना के 3 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन का, ये अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया था। 3 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन, और विद द लॉन्च ऑफ तिहाने, तिहाने के लॉन्च से तिहाने क्या है, एक बिगेस्ट है स्टेशन के 3 मॉड्यूल का, पहला एंड बिगेस्ट ऑफ स्टेशन के जो 3 मॉड्यूल्स है उसका। ओके फाइन। और बेसिकली जो स्पेस स्टेशन होगा वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि अपने देश का नहीं है, लेकिन बस इतने ही काफ़ी है इसके लिए। ओवर इंफॉर्मेशन है पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 3 एस्ट्रोनॉट भेजे 6 महीने के मिशन के लिए इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में, जो 340 से लेकर के 450 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे है। दैट इज इट। ये आप छोड़ सकते हैं कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ था बनना, कौन से मॉड्यूल का स्पेस स्टेशन है, किसका पार्ट है, तो ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 13। तो 13th न्यूज़ क्या है? 13th न्यूज़ इज रिलेटेड टू रफाल नडाल। रफाल नडाल। तो रफाल नडाल जो है वो पहले प्लेयर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए मेंस सिंगल्स में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला प्लेयर बना है रफाल नडाल। और सेकंड पोजीशन पे है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं और इनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है। और सेकंड पोजीशन पे नोवाक जोकोविच भी है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, उनके पास भी 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है। नडाल ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टाइटल 2005 में जीता था। 2005 में पहला अपना फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था, फर्स्ट। ओके। और जो ये 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, ये कौन से उसमें जीता है? ये जीता है रोलैंड गैरोस, दैट इज फ्रेंच ओपन 2022 में, जिसे रोलैंड गैरोस कहते हैं, उसको जीत के इसने अपना 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और किसको हराया है इसमें? कैस्पर रूड को हराया है जो नॉर्वे के हैं। कैस्पर रूड को हराया है जो नॉर्वे के हैं। ठीक है। और नडाल ने बेसिकली अपना ये 14th फ्रेंच ओपन था, बाकी भी तो ओपन होते हैं, तो ये 14th फ्रेंच ओपन था जो जीता है। और इसकी जो प्राइस मनी है वो 2.2 मिलियन यूरोज है। अब देख सकते हैं कितनी है, ये इसकी प्राइस मनी है। और ये जो फ्रेंच ओपन हुआ, ये इसका 126 एडिशन था फ्रेंच ओपन का। और सेकंड ग्रैंड स्लैम इवेंट था ऑफ 2022। सेकंड ग्रैंड स्लैम इवेंट था 2022 का। और वैसे इसका 126 एडिशन था जब से ये स्टार्ट हुआ है। ओके। उसके बाद ये हमने कंप्लीट किया। और एक और चीज़ है, इंडिया से रिलेटेड है। सो इंडिया के रोहन बोपन्ना और उनके डच पार्टनर्स मैटवे मिडल कूप मैटवे मिडल कूप, ही इज फ्रॉम डच। ठीक है। और ये पहले ऐसे इंडियंस ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं, रोहन बोपन्ना
जो सेमीफाइनल में आए हैं, सेमीफाइनल में आ पाया फ्रेंच ओपन के, वरना तो आपने देखा ही होगा जितने भी ये ग्रैंड स्लैम वगैरह होते हैं और कार रेसिंग वाली भी चीज़ें होती है तो ज़्यादातर सारे के सारे अदर कंट्रीज़ के ही होते हैं प्लेयर. So Rohan Bopanna become the first Indian to to be able to come to semi-finals of French Open 2022. That is it. और इसमें इतने इम्पोर्टेंट है बस. और अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो ईगा स्वातिक, ईगा स्वातिक जीती है. शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, ये पोलैंड से है और इन्होंने डिफीट किया है, किसको हराया है, डिफीट किया है कोको गॉफ को, कोको गॉफ को जो यूएसए की है, उसको हराया है ईगा स्वातिक ने. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. हमने 13 तक कंप्लीट किया. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 14th न्यूज़. 14th न्यूज़ क्या है? सो मिथाली राज क्रिकेट से रिलेटेड है. मिथाली राज क्या है? इंडिया की क्रिकेटर है, ठीक है, और विमेन की कैप्टन भी है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है. और शी इज़ फ्रॉम, कहाँ से है ये? राजस्थान से है, राजस्थान के जोधपुर से. इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. दैट इज़ वाई शी इज़ इन न्यूज़ एंड शी रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, सारी की सारी फॉर्म से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. एंड शी हैज़ completed her 23 years ऑफ इंटरनेशनल करियर. 23 साल का उनका इंटरनेशनल करियर रहा है. उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. उनको पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री 2015 में. उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्मश्री भी मिल चुका है. ओके. वन मोर थिंग, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर, पहली ऐसी इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है. और सेकंड इंटरनेशनली, सेकंड नंबर पे इंटरनेशनली, जिन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए अक्रॉस द फॉर्मेट, सारे के सारे फॉर्मेट्स में 10,000 रन कंप्लीट किए हैं. सो मिताली राज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर और इंटरनेशनली सेकंड वीमेन है. ओके. तो ये हमने 14 तक कंप्लीट किए. नाउ लेट्स मूव टू 15th न्यूज़. 15th न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम. इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम, दैट इज IDS. ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड IT कंसल्टेंसी कंपनी. IT कंसल्टेंसी कंपनी जो बेस्ड है कहाँ पे? IT सर्विसेज और IT कंसल्टेंसी कंपनी बेस्ड है मिचिगन में. मिचिगन कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. तो इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है और इसने IT कंसल्टेंसी कंपनी के साथ मिलकर के, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को अनवील किया है, रिलीज किया है. भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप किया है और ये इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है. इंडिया का फर्स्ट, पहला नेशन वाइड
हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क। ओके। और इसके साथ साथ में क्या अनवील किया है, एक तो ये तो किया ही है, इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसके साथ साथ में एक और अनवील किया है, पॉलीवर्सिटी। पॉलीवर्सिटी को रिलीज किया है। अब ये पॉलीवर्सिटी क्या है, ये एक एजुकेशनल मेटावर्स है और इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है। इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है क्या, पॉलीवर्सिटी। ओके। अब चलते हैं इसी में ही आगे। जो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान इतनी बार आ चुके, अब तो पता होना चाहिए कि ये कौन से कहाँ के यूनियन मिनिस्टर है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के है, जो काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इन्होंने लॉन्च किया है इनिशिएटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक इवेंट रखा गया था नई दिल्ली में, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के, उनके साथ में मिलकर के धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये रिलीज किया है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क को भी और पॉलीवर्सिटी को भी, धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। न्यूज़ नंबर 16th न्यूज़ क्या है। सो 16th जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है रैंकिंग से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसमें क्या है कि बेसिकली किसने टॉप किया है, किसने किया है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जिसकी रैंक आई है 155 आई है और 31 प्लेसेस ऊपर गया है ये, 31 प्लेसेस, ठीक है। और ये एमर्ज एज द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना है अमंग टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़। 200 यूनिवर्सिटीज़ में से फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इस रैंकिंग को टॉप किसने किया है, ऑब्वियसली MIT USA ने टॉप किया है। और सेकंड पोजीशन पे आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। थर्ड पोजीशन पे आया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है एज एमर्ज एज नंबर वन पोजीशन पे आया है, नंबर 1 इन सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर, सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर। ओके। 5 इसमें कुछ और इंस्टीट्यूट है जैसे गुवाहाटी IIT गुवाहाटी की रैंक आई है 37, ठीक है। जैसे ये मैं बात कर रही हूँ इसमें सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर की बात कर रही हूँ, इसमें जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की फर्स्ट रैंक आई है, तो IIT गुवाहाटी की 37th रैंक आई है। ओके। IIT रुड़की की रैंक आई है 47th और यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी की रैंक आई है 48th। ओके। अब चलते हैं, ये टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है ना, उसकी रैंकिंग है ये। उसके बाद चलते हैं न्यूज़ नंबर 17 पर।
तो 17th न्यूज़ क्या है? 17th न्यूज़ इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी, सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी आई है। अगस्त में भी आई है अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये जून की है। तो सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी जून में आई थी और ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 की। इसमें क्या क्या बोला गया है? तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ा के कितना कर दिया है? रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट से 4.90%। ठीक है, तो बाई 50 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं और अब इसको कितना कर दिया है? 4.90% कर दिया है। उसके बाद जो कैश रिजर्व रेशो है उसको एडजस्ट करके कितना कर दिया है? 4.50%। ठीक है, और जो SLR है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो है 18% पर। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो है 4.65% पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एंड बैंक रेट वो है 5.15% पर। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%। समझ में आया ना कि जो कैश रिजर्व रेशो है वो है 4.50%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का है रेट 18%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज रेट इज़ 4.65%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट्स इज़ 5.15% एंड रिवर्स रेपो रेट इज़ 3.35%। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। ये हमने 17 तक कंप्लीट किया, अब चलते 18 पर। 18th न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। अब जानने वाली चीज़ ये है कौन सी लिमिट एक्सटेंड की है। तो लिमिट एक्सटेंड की है ई मैंडेट्स जो चलते हैं या फिर जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस चलते हैं किस पे चलते हैं? क्रेडिट कार्ड्स पर और कह सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन टू 15,000 फ्रॉम 5,000। तो 5,000 से 15,000 पर रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई मैंडेट्स की लिमिट इंक्रीज कर दी है। ई मैंडेट्स या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिससे बेसिकली 5,000 से लेकर 15,000 तक का रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए। RBI also proposed to allow linking of credit card to unified payment interface for the first time, and firstly RuPay credit card will be enabled with this facility। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार ऐसा कहा है कि क्रेडिट कार्ड का लिंक होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लिंक होने चाहिए यूपीआई फैसिलिटी से। दैट इज यूपीआई के फुल फॉर्म पता है ना? यूनिफाइड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसके साथ और यूपीआई का इसके साथ मर्जर होना चाहिए, लिंकअप होना चाहिए। और पहली बार ऐसा होगा कि रुपे क्रेडिट कार्ड को फैसिलिटी दी गई है कि वो यूपीआई के साथ लिंकअप करें। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज दिस। एक और चीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द लिमिट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स being extended by urban cooperative banks and rural cooperative banks, state cooperative banks, district central cooperative banks। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट इंक्रीज कर दी है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की, इंक्रीज कर दी है लिमिट्स किसकी? इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की। जितने भी इंडिविजुअली लोग घर खरीदते थे
हाउसिंग लोन्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है अब वो ज़्यादा लोन दिया करेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बाई ओवर 100%, 100% से भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया करेंगे। ओके, तो जो टायर 1 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है टायर 1 के वो 30 लाख से लेकर के 60 लाख तक के बीच का हाउसिंग लोन देंगे। ठीक है, इट वॉज रिवाइज्ड। सो पहले वो 30 लाख ही देते थे, अब वो देंगे 60 लाख। ओके, टायर 2 के लिए, टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पहले वो 70 लाख रुपए देते थे, अब वो 140 लाख रुपए देंगे। ठीक है, ओके। और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ रुपए से कम है, 100 करोड़ रुपए से नेटवर्थ जो है वो कम है, वो पहले 20 लाख रुपए दिया करते थे, अब वो 50 लाख रुपए तक देंगे इंडिविजुअल बोरोवर्स को। ओके, और जिनकी लिमिट, ऐसे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी लिमिट 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वो जो है वो 30 लाख दिया करते थे पहले, अब 75 लाख देंगे। समझ में आ रहा है ना कि जो टायर 1 का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो 30 लाख देता था वो 60 देगा, टायर 2 वाला 70 देता था वो 140 देगा। ठीक है, और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है पहले 20 लाख से 50 लाख देगा, और जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है। अगर नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 30 लाख देता था पहले, अब 75 लाख रुपए देगा। ओके, दिस मच इज डन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो ये हमने 18 तक कंप्लीट किया। नाउ न्यूज़ नंबर 19। तो 19th न्यूज़ क्या है? 19th न्यूज़ इज रिलेटेड टू जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, और ये पता ही है, इतनी बार आ चुका है, यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के यूनियन मिनिस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंसमेंट किया है? इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया इज सेट टू साइमultaneously लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन मिशन, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, दैट इज गगनयान। गगनयान ये लॉन्च करने वाला है कौन? इंडिया। इंडिया लॉन्च करेगा पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जिसका नाम रखा है गगनयान। ठीक है, इसके साथ साथ में पहला मैंड, मैंड मीन्स आदमी वाला, जिसके अंदर ड्राइवर होता है, तो फर्स्ट मैंड ह्यूमन ओशियन मिशन, ह्यूमन ओशियन मिशन ये लॉन्च होगा 2023 में। ओके, और ये अनाउंसमेंट बेसिकली एक इवेंट के दौरान किया गया, और ये इवेंट हुआ था वर्ल्ड ओशियन डे की, उसमें वर्ल्ड ओशियन डे जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है, उस दिन ये डिस्कशन हुआ, और ये बोला गया कि इंडिया अपना खुद का ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, और 2023 में फर्स्ट मैन ह्यूमन ओशियन मिशन भी लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो है इंडिया की,
वो बिल्कुल एकदम सेट है, तैयार है ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनवील करने के लिए। ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनवील करने के लिए एंड मोर देन 40 मिलियन पीपल विल बी एम्प्लॉयड बाय ओशन बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, और गगनयान के लिए मेजर मिशन कौन कौन से हैं? टेस्ट व्हीकल है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो गगनयान है ये तो 2022 की सेकंड हाफ में रिलीज हो जाएगा, सेकंड हाफ में ही ये लॉन्च हो जाएगी। फाइन। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है, व्योम मित्रा। व्योम मित्रा जो है वो सेकंड अनक्रूड मिशन है, सेकंड अनक्रूड मिशन, सेकंड अनक्रूड मिशन है वोयामित्रा। और वोयामित्रा एक स्पेस फेयरिंग ह्यूमन रोबोट है। क्या है? ह्यूमन का रोबोट है, जिसको डेवलप किया है किसने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इट्स शेड्यूल टू फॉर द एंड ऑफ 2022। 2022 के एंड में ये रिलीज हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। और पहला क्रूड गगनयान मिशन is scheduled to be held in first क्रूड गगनयान मिशन, गगनयान मिशन वो तो शेड्यूल है कि 2023 में होगा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 20th। सो 20th न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड है। यूनियन कैबिनेट। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ट्रांसफ़र का। किस चीज़ का ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। और ये कहाँ पे जा रही है? बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाके कहाँ पे जा रही है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में जा रही है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? एक होली ओन सब्सिडरी है, होली ओन्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है काम करती है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये काम करता है। ओके, और जो ये अप्रूवल मिला है एक और चीज़ के लिए अप्रूवल मिला है, और वो अप्रूवल मिला है कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, उसको उसको इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है, 1,000 करोड़ से कितना किया जाए? 7,500 करोड़। 1,000 करोड़ से कितना किया जाए? 7,500 करोड़। ओके, उसके बाद दैट इज इट। ये हमारी होगी 20 न्यूज़। 10 और कर लेते हैं इस वाली वीडियो में, फिर जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें बाकी के 30 कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं फिर न्यूज़ नंबर 21 पर। तो 21 न्यूज़ क्या है? यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी। यूनियन कैबिनेट जिसकी चेयरमैनशिप कौन किसने की है? पीएम मोदी ने की है। और उन्होंने अप्रूव किया है कुछ प्रपोजल्स विद फॉरेन कंट्रीज। दे हैव अप्रूव्ड प्रपोजल्स, कुछ प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है किसके साथ? फॉरेन कंट्रीज के साथ जो होने हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो अप्रूवल होने हैं। और जिसको बेसिकली
ब्रीफ किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने उसकी पूरी ब्रीफिंग दी है कि किस किस के साथ क्या क्या एमओयू साइन हो रहा है। और जो ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। और एक मीडिया ब्रीफिंग के टाइम पे, और जो मीडिया ब्रीफिंग कहाँ पे हुई थी? नेशनल मीडिया सेंटर पर, एट नेशनल मीडिया सेंटर। ओके, नेशनल मीडिया सेंटर, न्यू दिल्ली। तो एमओयू हुआ है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। और बेसिकली एमओयू साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में। ओके, एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन NIES जापान एंड एरियस इंडिया के बीच में। एरियस इंडिया के बीच में, NIES जापान के बीच में एमओयू साइन हुआ है फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ऑन एयर क्वालिटी पर एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ओके, उसके बाद फिर एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इन सबका अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी। सो SNBN-CBS कोलकाता, ठीक है। इसका एमओयू साइन हुआ है किसके साथ में? जर्मनी के साथ में। इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? नोवल मैग्नेटिक एंड टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल। ओके, फिर एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर AIWASI, ठीक है, इसके लिए। एक और फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया एंड USA में, किससे रिलेटेड? हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट होता है कि फील्ड क्या है, किस फील्ड के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है और किस दो कंट्री के बीच में हो रहा है, अगर इंटरनेशनल एमओयूज है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 22। उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवाने लग जाऊँ इसमें, क्योंकि वो चीज़ें इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ओके, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैंने कर दी। 22nd न्यूज़ क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज़ UNGA, उसने इलेक्ट किया है, किस किस को इलेक्ट किया है? एक्वाडोर, जापान, आई होप you are seeing it clearly, जापान, माल्टा, मोजम्बिक, ओके, एंड स्विट्जरलैंड। So United Nations General Assembly has elected Ecuador, Japan, Malta, Mozambique, Switzerland to serve as non-permanent member of. Five of them they will serve as non-permanent members. NPM means non-permanent member of United Nations Security Council फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रोल पे वो काम करेंगे, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हो रहा है। ओके, फाइन। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि जो न्यूली इलेक्टेड कंट्रीज़ है, इन्होंने कौन सी कंट्रीज़ को रिप्लेस किया है, और जिन्होंने अपनी जो सीट थी ये नॉन परमानेंट मेंबर की, वो 2022 के एंड में छोड़ी है। तो इंडिया ने अपनी सीट छोड़ी है
2 साल का टेन्योर खत्म हो गया था उसका नॉन परमानेंट मेंबर बनने का। इंडिया, ईरीलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। ओके, तो दीज आर द कंट्रीज। ये वो 5 कंट्रीज है जिनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, उनकी जगह पे कौन आया अभी? ये नई 5 कंट्रीज आई है नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है वो एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टास्क है बेसिकली ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसका टास्क क्या है? मेंटेन करना ग्लोबल पीस मेंटेन करना। ओके, एंड सिक्योरिटी फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। न्यूज़ नंबर 23। 23rd न्यूज़ क्या है? 23rd न्यूज़ इज रिलेटेड टू ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है डिजिटल जो EMI होती है, ठीक है, और कह सकते हैं पे लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी का। और बेसिकली टू एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? कार्डलेस EMI फैसिलिटी। कार्डलेस EMI फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है डिजिटल EMI और पे लेटर जेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ, जिससे वो कार्डलेस फैसिलिटी EMI की फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर परचेजेस के लिए रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। रिटेल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, ऑल्सो कस्टमर्स जो है वो कैन कन्वर्ट ट्रांजेक्शन अप टू 10 लाख रुपीज़ इंटू इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं 10 लाख रुपए को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इस पार्टनरशिप से क्या होगा कि जो बैंक के कस्टमर्स होंगे वो यूज़ कर पाएंगे प्री अप्रूव्ड कार्डलेस क्रेडिट। क्या यूज़ कर पाएंगे? प्री अप्रूव्ड कार्डलेस क्रेडिट को। ओके, किस लिए? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। फाइन, सिर्फ इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि ICICI बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? कार्डलेस EMI फैसिलिटी के लिए। दैट्स इट। ये भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये तो इसलिए बता दो जिससे क्या होगा थोड़ा आइडिया, मतलब ये चीज़ें थोड़ी वो रह जाते हैं, रिलेटेबल होती है। खाली आपको एक फैक्ट सुना दिया तो वो फैक्ट याद नहीं रहेगा। अगर आपको इसके पीछे की थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होगा तो उसमें याद करने में, और यू कैन एबल टू रिलेट इट, यू कैन ईजिली रिलेट विद इट। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 24 पर। 24th न्यूज़ इज रिलेटेड टू सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन आया है, किसका आया है? अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। अवार्ड्स किसके लिए दिए जा रहे हैं? एक्सीलेंस के लिए। किसमें? इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में कि डिस्ट्रिक्ट के जो बेसिकली डेवलपमेंट में कैसे जो प्लानिंग की गई है उसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जो ये अवार्ड का एक्सीलेंस का जो ये पूरा इवेंट है, ये इवेंट हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये इवेंट हो रहा है और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अमंग द पार्टिसिपेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? राजकोट बिलोंग करता है गुजरात को। इसकी रैंक आई है, टॉप किया है इसने, रैंक 1 पे आए है DSDP में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आया है कचार जो है वो असम को बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट, एंड इसकी रैंक आई है सेकंड। ओके,
एंड सतारा इन महाराष्ट्र। सतारा इन महाराष्ट्र, इसकी रैंक आई है 3rd। ओके, सो इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइडेड थे जो अवार्ड्स थे। सो जो कैटेगरी 1 के लोग थे उनमें 8 लोगों को विनर थे, 8 लोग विनर थे। कैटेगरी 2 में अब सारे के सारे तो याद रखने लायक नहीं होते ना। सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन DSDP, कैटेगरी 2 में 13 विनर्स थे जिनको सर्टिफिकेट मिला है। जिनको अवार्ड मिला है 8 थे। और कैटेगरी 3rd में जिनको ये 9 विनर्स थे पहली बात तो, और ऐसे लोग 9 विनर्स थे और उनको लेटर मिला है अप्रिसिएशन का, अच्छा काम करने का लेटर मिला है। ओके, और जो अवार्ड एक्सीलेंस का डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग का, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था कौन से स्कीम के अंदर? इसको इंस्टीट्यूट किया गया था अंडर संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम के अंदर। और संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। ओके, सो संकल्प मीन्स, एस मीन्स स्किल, ए मीन्स एक्विजिशन, एन मीन्स एंड, और के मीन्स नो, ए मीन्स अवेयरनेस, एल मीन्स लाइवलीहुड, पी मीन्स प्रमोशन। तो स्किल एक्विजिशन, स्किल को एक्वायर करो, एंड नो, नॉलेज अवेयरनेस रखो, ठीक है, नॉलेज की अवेयरनेस रखो, किसके लिए? लाइवलीहुड प्रमोशंस के लिए। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस इन 2018। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस ने संकल्प स्कीम रखी थी, उसके अंदर ये अवार्ड दिया जा रहा है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमने 24 कंप्लीट किया। 25th न्यूज़ इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज TDB, ठीक है, जो एक स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है जो काम करती है, किसके अंदर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ये काम करती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। सो दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इज सेट टू लॉन्च 1000 करोड़ रुपए का फंड। ये सेट है बिल्कुल, ये लॉन्च करेगा, क्या लॉन्च करेगा? 1000 करोड़ रुपए का फंड, 1000 करोड़ रुपए का फंड, किसके अंदर? अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसके अंदर, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, यही इसका मेन एम है अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स में। ओके, और या दैट इज इट, इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है इज सेट टू लॉन्च 1000 करोड़ रुपीज फंड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स इन अ वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 26 पर। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेट विजिट थी, स्टेट विजिट, अब देखने वाली बात है कौन सी स्टेट की विजिट थी, किसके साथ कोइंसाइड हो गई है? कोइंसाइड मतलब मिल गई है 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन, डिप्लोमेटिक
relation between India and Senegal. सो इंडिया एंड सेनेगल के बीच में वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट विजिट पे थे सेनेगल में, और उसी टाइम पे 60th एनिवर्सरी आ गई डिप्लोमेटिक रिलेशन की इंडिया एंड सेनेगल की, तो दो दो काम एक साथ हो गए। सेनेगल क्या है, एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। सेनेगल जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ओके, एंड इट सीज इंडिया, वो इंडिया को देखती है एक इंटीग्रल एंड रिलायबल पार्टनर, इंटीग्रल एंड रिलायबल पार्टनर के तौर पे उसको देखा जाता है। और जो उसका विज़न है उसको पूरा करने में, उसके विज़न को पूरा करने में ऐसा इंडिया को देखा जा रहा है। एमर्जिंग सेनेगल 2035, एमर्जिंग सेनेगल 2035। और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सेनेगल के साथ बायलिटरल पार्टनरशिप को फर्दर डीपन करने के लिए भी साइंड हुआ है। ठीक है, और और इसके साथ साथ में इस दिन जब उनकी विजिट तो थी, तो 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए इंडिया एंड सेनेगल में। ठीक है, बायलेटरल पार्टनरशिप को फर्दर डीपन करने के लिए, फर्दर डीपन करने के लिए बायलेटरल रिलेशनशिप को, बायलेटरल रिलेशनशिप। ओके, और बेसिकली एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम रखा, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम एक तो ये हुआ है इंडिया एंड सेनेगल का जो इम्पोर्टेंट है 2022 और 26 के लिए। ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम लिख देती हूँ, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके फाइन, एक हुआ है यूथ कोऑपरेशन के लिए, एक हुआ है पासपोर्ट से रिलेटेड। वीज़ा रिक्वायरमेंट एक तो इसको हुआ है, एक हुआ है फिर वीज़ा रिक्वायरमेंट को लेकर, और तीसरा हुआ है फिर यूथ कोऑपरेशन को लेकर, यूथ के कोऑपरेशन को लेकर। ठीक है, ओके। ऑल्सो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कतर भी गए हैं, और कतर में जाके उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज उसको इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है, जिसका बेसिकली गोल था, इसका गोल है एक्सपेंड करना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, इसके साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है इंडिया कतर बिजनेस फोरम, इंडिया कतर बिजनेस फोरम, इसको भी एड्रेस किया है। और किसके साथ मिलकर के जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इसको, इंडिया कतर बिजनेस फोरम को फिक्की ने। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोचैम, इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, अलॉन्ग विद कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 27 पर। तो 27th न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। किस किस चीज़ पे किया है, मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म पे क्या है। ठीक है, एंड इट इज़ को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, इसको को स्पॉन्सर्ड किया है किसने, इंडिया ने। और उसमें बेसिकली मेंशन किया गया है हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, और इस रेजोल्यूशन में हिंदी लैंग्वेज तो पहली बार मेंशन की गई है, साथ साथ में बांग्ला एंड उर्दू भी पहली बार आई है। ओके,
और बेसिकली ये रेजोल्यूशन एनकरेज करता है यूनाइटेड नेशन को कि वो कंटिन्यू अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखते रहे, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज इन ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो इस रेजोल्यूशन का बेसिक एम यही है कि यूनाइटेड नेशन को एनकरेज करते रहना कि वो स्प्रेड करते रहे अवेयरनेस अबाउट स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो कम्युनिकेट करती रहे। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है जो बेसिकली इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति, टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, ओके। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है यूनाइटेड नेशन की और वर्किंग लैंग्वेजेस कितनी है यूनाइटेड नेशन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो यूनाइटेड नेशन के पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन अपनी मानता है। और वो कौन कौन सी है? पहली अरेबिक, ठीक है, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन and Spanish. So these are the 6 official languages which is considered by the United Nations as a official languages. Okay, and English and French being the working language of English and French जो है वो यूनाइटेड नेशन की वर्किंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें सेक्रेटेरिएट में डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, काम तैयार होता है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 28 पर। सर 28th न्यूज़ क्या है? एक सेमी एनुअल रिपोर्ट आई है सेमी एनुअल रिपोर्ट आई है, किसकी ये रिपोर्ट आई है? यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है, इसकी यहाँ से ये रिपोर्ट आई है। मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी of major trading partners of major trading partners of United States। इसमें इंडिया इज इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया है, वरना तो रिपोर्ट तो पता नहीं कितनी कितनी आती रहती है। इंडिया को वन ऑफ द 12 मेजर इकोनॉमीज में कंसीडर किया गया है, वन ऑफ द 12 मेजर इकोनॉमीज में कंसीडर किया गया है यूएस के थ्रू। एंड why? Because that merit close attention to currency practices currency practices and macroeconomic policies। फाइन। और मॉनेटरिंग लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आई है? सो मॉनेटरिंग लिस्ट में कंट्रीज आई है, चाइना आया है, जापान आया है, साउथ कोरिया आया है, जर्मनी आया है, इटली, मलेशिया, इंडिया सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम एंड मैक्सिको। So these are the 12 countries major economies of United States of America। फाइन। एक और चीज़ है कि जो इंडिया का टोटल फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का टोटल कितना है? तो वो है 569.9 बिलियन US डॉलर। और इसकी वजह से इंडिया
फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुका है, फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुका है आफ्टर चाइना। चाइना, ठीक है, चाइना को हरा के चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुका है, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली कुछ फॉरेन एक्सचेंज को परचेज किया था, फॉरेन एक्सचेंज परचेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से रिजर्व का जो है लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, रिजर्व का लेवल इंक्रीज्ड। ओके, नाउ 29th न्यूज इज व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, व्हाट्सएप इंडिया, व्हाट्सएप इंडिया ने लॉन्च किया है एसएमबी साथी उत्सव, एसएमबी साथी उत्सव, एसएमबी साथी उत्सव को लॉन्च किया है व्हाट्सएप इंडिया ने। और ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करने के लिए, जिससे वो डिजिटल मीडिया यूज़ कर सके, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज़ कर सके अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, जिससे वो अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे जाके अपना बिजनेस को हैंडल कर सके। और ये किसके साथ पार्टनरशिप करके मिला है, किसके पार्टनरशिप करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो पार्टनरशिप की है जोश टॉक के साथ, जिसमें से आप बहुत सारे लोग देखते होंगे जोश टॉक फॉर मोटिवेशन। ओके, तो इसके साथ पार्टनरशिप करके व्हाट्सएप ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इनका बेसिक एम है एजुकेट करना और असिस्ट करना स्मॉल बिजनेसेस को, एजुकेट करना एंड असिस्ट करना स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है। और या दैट इज़ इट। और जो ये एसएमबी कैंपेन है, साथी कैंपेन है, ये अर्ली 2002 में ही रिलीज़ हो गई थी और लॉन्च क्या कर दिया था, अर्ली 2022 में ये रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है। फाइन, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब चलते हैं लास्ट, इस वीडियो की लास्ट, बाकी 30 न्यूज़ तो और बाकी है, 8 से लेकर 15 जून की करंट अफेयर्स की। सो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड पर और डेवलपमेंट पर। सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई है ट्रेड और डेवलपमेंट पर, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस आई है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर। और इसका टाइटल रखा है इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ओके, और इसमें इंडिया की रैंक आई है 7th आउट ऑफ 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़, 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में से 7वीं रैंक आई है इंडिया की। और किस में आई है ये, एफडीआई में आई है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन पे भी चल रहा था 2021 में, उसके बावजूद इंडिया की रैंक 7th आई है, ठीक है, 7th। फाइन, और वन मोर थिंग, एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे। और वो इनिशिएटिव क्या थे, वो थे कि लॉन्च किया था नेशनल विंडो, नेशनल विंडो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया था, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया था इंडिया ने, जिससे वो अपना एफडीआई बढ़ा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, ठीक है। एंड दिस विल बी अ वन स्टॉप शॉप, ये बेसिकली एक वन स्टॉप शॉप बनाई गई थी अप्रूवल के लिए और क्लियरेंस के लिए, जो भी इन्वेस्टर्स को चाहिए होता था, एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसेस को चाहिए होता अप्रूवल और क्लियरेंस, तो उसके लिए वन स्टॉप शॉप बनाई गई थी, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। फाइन, तो ये हमारे 30 कंप्लीट और बाकी के 30 नेक्स्ट वीडियो में। ओके।